नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास, ठीक है। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है संसाधन, ठीक है। संसाधन किसको बोला जाता है? जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, चाहे दुनिया में जो कुछ भी है, सब क्या है? आपका संसाधन है। संसाधन आपका दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी आपका खनिज पदार्थ है, ये सब क्या आ जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन में आता है। नवीकरणीय संसाधन में कौन आता है? जैसे सूर्य की प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी, ये नवीकरणीय संसाधन है। तो जो भी संसाधन है, संसाधन को संरक्षण तो करना ही पड़ेगा। अगर संसाधन को अगर संरक्षित नहीं रख करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो भावी पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? कुछ भी बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग संसाधन के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे और ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास 8 से संबंधित जितना भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है संपूर्ण व्याख्या के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर है 1 संसाधन। इस एपिसोड में हम लोग पूरा क्लास 8 का जितना भी है टॉपिक, सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से आपका परिभाषित करता है? पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित कौन कर सकता है? पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार। किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार पेटेंट को क्या करता है? परिभाषित करता है। इसका देख लीजिए आपका विश्लेषण, पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका संकेत क्या है? आर है। पेटेंट का संकेत क्या है? आपका आर है। अगला है कलात्मक पूंजी। कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। इसका संकेत क्या है? आपका सी है। व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी को ट्रेडमार्क कहा जाता है। व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है। इसका संकेत क्या होता है? आपका संकेत टीएम होता है। ट्रेडमार्क का संकेत क्या होता है? आपका टीएम होता है। ट्रेडमार्क का संकेत टीएम होता है। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है? सतत पोषणीय विकास को कौन सा कथन परिभाषित करता है ना। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना आपका क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास का संबंध किससे है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास को क्या करता है? आपका परिभाषित करता है। व्याख्या देख लीजिए। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करने और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। नवीकरण के लिए क्या देना? समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर क्या करना है? आपको विचार करना है। चलिए विचार कीजिए, बोलिए। संसाधनों के संदर्भ में बताया गया वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होते हैं उन्हें वास्तविक संसाधन कहा जाता है ना। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। सही बात है। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें
संभाव्य संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, 1 और 2 कथन क्या है? दोनों आपका सत्य है। दोनों कथन सत्य है। वास्तविक संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधनों की मात्रा क्या होती है? ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है जिनका वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, वास्तविक संसाधनों की मात्रा क्या होती है? ज्ञात होती है जिनका वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में रूर प्रदेश का कोयला, पश्चिम एशिया का खनिज तेल, पश्चिम एशिया का खनिज तेल। संभाव्य संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं होती है। संभाव्य संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं होती है, अपितु उनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य है कि हो सकता है कि लद्दाख में भविष्य में जो यूरेनियम है वहां से आवश्यकता को पूरी की जा सके। बिहार के जमुई में संभाव्य संसाधन के रूप में वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर सोना है ना, बहुत ज्यादा ही सोना की मात्रा। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में बात करते हैं लिथियम की मात्रा, राजस्थान में। ठीक है ना, तो बहुत सारे जगहों पर, बहुत ज्यादा जगहों पर ऐसे संसाधन के बारे में संभावना है कि वहां पर हो सकती है कि भविष्य में वहां पर से कुछ वस्तुएं प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा यह से अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन कौन सा है बताइए? अजैव संसाधन एक याद रखिए, एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन उसको कहते हैं जो, अजैव संसाधन उसको कहा जाता है जो आपका जिंदा नहीं है ना, जो आपका सजीव नहीं है। ठीक है ना, जो निर्जीव है उसको कौन सा संसाधन बोलेंगे? अजैव संसाधन बोलेंगे। जैव संसाधन उसको बोलेंगे जो आपका सजीव है, जो जिंदा है। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलेंगे। जो निर्जीव है उसको अजैव संसाधन बोलेंगे। ठीक है ना, तो अजैव संसाधन कौन है? चलिए इस पर बात करते हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी क्या है? जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है? बोलिए। तो मिट्टी आपका अजैव संसाधन है, जिंदा थोड़े है। चट्टाने भी क्या है? अजैव संसाधन है। वृक्ष, वृक्ष बताइए जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन? ये आपका जैव संसाधन है ना, वृक्ष जिंदा होता है। ठीक है ना, और जैसे सांस लेती है ना, खाना भी बनाती है वो। और खनिज, तो मृदा, चट्टाने और खनिज क्या है? आपका अजैव संसाधन है। ठीक है, संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर अजैव व जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होता है। अजैव संसाधन क्या होता है? आपका निर्जीव वस्तुएं होता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होता है जैसे मृदा हो गया, चट्टाने और खनिज आदि। मृदा, चट्टाने और खनिज आदि ये क्या है? आपका अजैव संसाधन है। वही जैव संसाधन सजीव होते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं? सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधा, जंतु, ये सब। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए जो कथन है, इसमें से आपको सत्य कथन को क्या कर लेना है? आपको चुन लेना है। पहला कथन क्या है? मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम, मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा किस माध्यम से किस प्रक्रिया के माध्यम से बनती है? मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, बात तो सत्य है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये भी कथन आपका सही है। वनस्पति और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। उच्चावचतुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। ये जो कथन है ना, आपका गलत है। बाद बाकी 1 और 2 कथन क्या है? आपका सत्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 एवं 2 सत्य है तथा कथन 3 क्या है? असत्य है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया, मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है।
मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करता है। जो जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को क्या करता है? मृदा निर्माण की दर को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। समय आपका मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जो समय है ना, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को क्या करता है? निश्चित करता है कि नहीं? अगला पॉइंट क्या दिया गया है? वनस्पति प्राणी, वनस्पति प्राणी और सूक्ष्मजीव, वनस्पति प्राणी और सूक्ष्मजीव, वनस्पति प्राणी और सूक्ष्मजीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। वनस्पति प्राणी और सूक्ष्मजीव, वनस्पति प्राणी और सूक्ष्मजीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करती है? प्रभावित करती है। वनस्पति प्राणी और सूक्ष्मजीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करती है? प्रभावित करती है। वनस्पति प्राणी और सूक्ष्मजीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। उच्चावच हो गया, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। जनक सेल मृदा के रंग, जनक सेल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करती है। जनक सेल की बात करते हैं, जनक सेल मृदा के रंग, जनक सेल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को क्या करती है? आपका निर्धारित करती है। ठीक है ना? 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है ना, उपयुक्त ऑप्शन कौन हो जाएगा बताइए? रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका फार्म और समोच्च रेखीय जुताई। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? सी, वेदिका फार्म हो जाएगा, है ना? तो कौन सी विधि वेदिका फार्म तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयुक्त है? वेदिका फार्म तीव्र, वेदिका फार्म की बात करते हैं तो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयुक्त है। वेदिका फार्म तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या आपका? उपयुक्त है। वेदिका फार्म तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या है? आपका उपयुक्त है। तीव्र ढालों वाली सतह पर यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तब मृदा का अपरदन सबसे कम होता है। मृदा का अपरदन क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? पहाड़ी ढाल है तो पहाड़ी ढाल है तो इस पर क्या किया जाए? समोच्च रेखीय जुताई किया जाए, है ना? इस पर क्या किया जाए? समोच्च रेखीय जुताई किया जाए, है ना? पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो समोच्च क्या हो जाएगा आपका? समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई सही हो जाएगा। ठीक है ना? और तीव्र ढाल है तो तीव्र ढाल पर आप वेदिका फार्म कर सकते हैं, है ना? वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है। और पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए आपका क्या किया जाता है? समोच्च रेखीय जुताई किया जाता है, समोच्च रेखीय जुताई किया जाता है। पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस विधि को रक्षक मेखला कहा जाता है ना? इस विधि को क्या कहा जाता है? रक्षक मेखला कहा जाता है। तो पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त क्या है? विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है।
ठीक है ना। तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कहाँ पर लगाते हैं, कतारों में लगाया जाता है, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, है ना, मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस विधि को रक्षक मेखला कहा जाता है, रक्षक विधि कहते हैं, इस विधि को रक्षक मेखला विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, गिद्धों के लुप्त होने के सबसे प्रमुख कारण क्या है, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो डिक्लोफिनेक एस्पिरिन जैसी पीरकनाशी, डिक्लोफिनेक एस्पिरिन जैसी पीरकनाशी के कारण गिद्ध क्या हो रहा है, आपका लुप्त हो रहा है, डिक्लोफिनेक और एस्पिरिन जैसी पीरकनाशी दवा के कारण। गिद्ध मृत गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को ही क्या करता है, खाता है ना, खाने के कारण एक अपमार्जक है, ठीक है ना। और इसमें इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीरकनाशी दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा अपमार्जक से उनकी किडनी खराब हो रही है तथा वे क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो मर रहे हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की क्या है, एक श्रृंखला है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, रक्षित क्षेत्रों की क्या है, एक श्रृंखला है, जिन्हें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। किसको बनाया गया है, बोलिए, तो आपका जैवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है। किसको बनाया है, जैवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है। जैवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक नेटवर्क द्वारा जैवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिन्हें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, जैवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से क्या किया गया है, बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बोलिए, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी। संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। सत्य कथन को आपको क्या करना है, चुनना। पहला कथन क्या है, यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ना, ये बात तो सही है। संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी CITES के संदर्भ में आपका कहा गया है। पहला कथन क्या है, आप सत्य है, ये तो सत्य है। यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये बात तो सत्य है। इनके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया।
ऑप्शन 1 और 2 क्या है आपका? कथन 1 और 2 क्या है? दोनों सही है। CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इसका फुल फॉर्म है CITES का। विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे फ्लोरा एवं फौना है ना, वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है ना? खतरा तो नहीं है। अगला चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। अगला चैप्टर है आपका खनिज और शक्ति संसाधन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रवेदन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, प्रवेदन विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाता है। खनिज जो कम गहराई पर स्थित होती है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? विवृत खनन कहा जाता है। विवृत खनन किसको कहते हैं? विवृत खनन किसको कहते हैं बोलिए? खनिज जो कम गहराई पर स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहता है। उसको क्या कहा जाता है? विवृत खनन कहा जाता है। जो कम गहराई पर खनिज है उसको ऐसे ही ऊपरी परत को हटाकर खनिज को निकाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? विवृत खनन कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका? गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं अधिक ज्यादा गहराई पर स्थित है आपका, है ना। कम गहराई पर स्थित है, ऊपरी से निकाल लेंगे, ठीक है ना, ऊपरी परत को हटा के, तो इसको विवृत खनन कहते हैं। लेकिन वेधन बोले तो गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कुपकी खनन कहते हैं। बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक क्या किया जा रहा है? वेधन किया जा रहा है, ठीक है ना, खनिजों को निकालने के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कुपकी खनन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कुपकी खनन कहा जाता है। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रवेधन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस है ना, धरातल के बहुत ही नीचे पाई जाती है, ठीक है ना, और नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहा जाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिन प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे आखनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाया जाता है? धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाया जाता है बोलिए? धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाया जाता है? तो आग्नेय एवं कायांतरित सेल समूह में पाया जाता है। धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाया जाता है? आग्नेय एवं कायांतरित सेल समूह में पाया जाता है। धात्विक खनिज किन सेल समूह में पाया जाता है? आग्नेय एवं कायांतरित सेल समूह में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या है आपका? वह खनिज है।
रचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। रचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज में धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होता है। धात्विक खनिजों में धातु क्या होता है, कच्चे रूप में होता है। धात्विक खनिज अग्नेय और कैंतिरित सेल समूहों धात्विक खनिज अग्नेय और कैंतिरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाया जाता है। जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज अग्नेय और कैंतिरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन आपका सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा यह से कथन क्या है आपका सत्य है। सत्य कथन को क्या कर लेना है, आपको चुन लेना है। अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूहों में पाया जाता है। ठीक बात है, अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूह में पाया जाता है। अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूह में पाया जाता है। अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूह में पाया जाता है। अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूह में पाया जाता है। कथन एक सत्य है। दूसरा कथन क्या है, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कैंतरी चट्टानों के नीचे होता है, ये बात गलत है। केवल और केवल क्या है आपका एक सही है। अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूह में पाया जाता है। अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूह में क्या पाया जाता है, अवसादी सेल समूह में पाया जाता है। ठीक है, तो मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं, है ना। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के नीचे पाया जाता है ना। अवसादी चट्टानों के नीचे कौन सा पाया जाता है, अवसादी चट्टानों के नीचे आपका कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के नीचे पाया जाता है ना। कथन दो क्या है आपका असत्य है। कोयला खनिज ईंधन की बात करते, खनिज ईंधन और कोयला एवं पेट्रोलियम, खनिज ईंधन कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के नीचे पाया जाता है। ठीक है, किसके नीचे पाया जाता है, अवसादी चट्टानों के नीचे पाया जाता है कोयला और पेट्रोलियम, है ना, और खनिज ईंधन ये सब। और अवसादी मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद है अगला, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क ओंटेरियो कनाडा में उत्तरी स्वीडन में क्या पाया जाता है आपका लौह अयस्क। ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप। कनाडा में क्या मिलेगा, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम मिलता है। आग्नेय और क्रांतीय सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। ये आग्नेय और क्रांतीय सेलों में पाए जाने वाले खनिज कौन है आपका, लोहा हो गया, है ना, लोहा हो गया, तांबा हो गया, निकेल, है ना, और क्रोमाइट, प्लेटिनियम, ये सब आपका आग्नेय और केंद्रीय सेलों में पाए जाने वाला खनिज का उदाहरण है। ठीक है, आपको पूछेगा आग्नेय और केंद्रीय सेलों में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन है, तो लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, है ना, निकेल हो जाएगा, है ना, क्रोमाइट हो जाएगा और प्लेटिनियम, ये सब आग्नेय और केंद्रीय सेलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। ठीक है ना, काला सोना किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद। काला सोना किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम तथा इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक क्या है आपका मूल्यवान, क्योंकि ये बहुत अधिक ही क्या आपका मूल्यवान है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक क्या है आपका मूल्यवान है।
5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत कौन है बताइए। तो गैर परंपरागत स्रोत में आपका ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, है ना, और भूतापीय ऊर्जा। तो आपका जो गैर परंपरागत समझ जाइए कि नवीकरणीय ऊर्जा का बात कर रहा है, ठीक है ना। किसका बात कर रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा का बात कर रहा है। परमाणु ऊर्जा तो आपका परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है ना, गैर परंपरागत नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कहीं नहीं है। 1, 3 और 4 सही है। भूतापीय परमाणु ऊर्जा आपका गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ठीक है ना। ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा ये हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत खनिज तेल होता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी। जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं है तो नहीं है कि नहीं? परमाणु ऊर्जा है कि नहीं? उसका बायोगैस, बायोगैस एवं भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या है? आपका स्रोत है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ कहाँ स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। दो जगह तो है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में है, ठीक है। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, ताप ऊर्जा जो किससे प्राप्त की जाती है? पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ, पृथ्वी के अंदर, है ना, किसके बन पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर कभी कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी है। लद्दाख में क्या आपका? पूगा घाटी है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी है। लद्दाख में क्या है आपका? पूगा घाटी। लद्दाख में आपका क्या है? आपका पूगा घाटी है। लद्दाख में क्या है आपका? पूगा घाटी। अगला है बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को चुन लेना है। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन, जैविक अपशिष्ट का जो अपघटन होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का जो अपघटन होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये बात तो आपका सत्य है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। मीथेन तो ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन बोल दिया नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? कथन ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, है ना। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को ईंधन में बदला जाता है। रसोई के अपशिष्ट को किस में बदला जाता है? रसोई के अपशिष्ट को ईंधन में बदला जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं, है ना। रसोई के अपशिष्ट को ईंधन में बदला जाता है, इसे क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होता है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा
जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होता है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होता है, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में बनाया गया था। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। विश्व में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ठीक है ना। तो विश्व में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। रूस, फ्रांस और भारत। रूस में भी है, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील है ना, जहाँ से क्या किया जाता है? आपका बिजली तैयार किया जाता है। ठीक है ना। तो विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है? नॉर्वे। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है? नॉर्वे। यहाँ पर ज्वारीय नहीं होगा, जल विद्युत। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है? आपका नॉर्वे है। 9 नंबर क्वेश्चन पर जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है? खनिजों की विशेषता नहीं है आपका, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती है, ये बात तो सही है। ये इनका एक रासायनिक संगठन होता है, ये बात भी सही है। ये असामान्य होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं आपका? ये क्या होता है? असामान्य होते हैं। ये बात क्या है? गलत है। इसका वितरण असमान होता है। इसका वितरण क्या होता है? असमान। ये बात भी क्या है? सही है। ऑप्शन सी क्या है आपका? गलत है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप में वितरित नहीं होता है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में क्या होता है आपका? संकेंद्रित होता है ना। तो जो आपका खनिज पदार्थ है ना, खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होता है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में क्या होता है आपका? संकेंद्रित होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवरक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? अवरक का प्रमुख उत्पादक नहीं है, कौन नहीं है बताइए? झारखंड तो है ना, उसके बाद राजस्थान भी है ना, कर्नाटक नहीं है और आंध्र प्रदेश भी, ये भी है अवरक का उत्पादक राज्य है। कर्नाटक नहीं है। अवरक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अवरक निक्षेप जो है ना, अवरक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अवरक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अवरक निक्षेप मुख्यतः बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अवरक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। भारत विश्व में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है ना। भारत विश्व में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक और क्या आपका? निर्यातक है। अगला चैप्टर आ जाएगा आपका कृषि, है ना। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीपीएससी टीआरई में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। ये आपका सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपको मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। डायरेक्ट चलिए आप किस पे? डायरेक्ट चलिए आपका विश्लेषण। सेरीकल्चर, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है।
रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर किसको कहते हैं? मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। वो वीटी कल्चर, अंगूरों की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। अंगूरों की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? वीटी कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, वाणिज्यिक उपयोग में लिए वाणिज्यिक उपयोग के वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का जो उगाना होता है हॉर्टिकल्चर के अकॉर्डिंग। हॉर्टिकल्चर में आपका वाणिज्यिक उपयोग में लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। जैव कृषि, जैविक कृषि के संदर्भ में आपको बताना है ना। जैविक कृषि के संदर्भ में बताना है, ठीक है। जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका जो असत्य है, असत्य कथन को चुनना है आपको। इसमें केवल किसको चुनना है? आपको असत्य कथन को चुनना है, ठीक है ना। तो जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में असत्य कथन को चुनना है, सत्य को नहीं, असत्य को चुनना है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। ये तो बात सही है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन में उत्पादन की लागत तो कम होती है, उत्पादन की लागत तो कम होती है। इसके साथ ही कृषकों के आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खड़े उतरते हैं, ठीक है। एक और दो कथन तो सही सत्य है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। ये बात जो है ना आपका गलत है ना। ये जो बात है 3 नंबर कथन, ये क्या है आपका? गलत है ना। ऑप्शन जो केवल 3 कथन क्या है? गलत है। केवल कथन 3 असत्य है। जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और रासायनिक कीटनाशी की जगह पर प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को चुन लेना है। इस प्रकार गहन निर्वाह कृषि के बारे में बोला गया है। तो इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, ये बात सत्य है। इस प्रकार की कृषि में धान, चावल, है ना, इस प्रकार की कृषि में धान मुख्य फसल होता है, ठीक है, ये बात भी सही है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ये सारा जो कथन है आपका, सब कथन क्या है? सत्य है। उपयुक्त तीनों कथन क्या है? सत्य है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है। इसमें चावल मुख्य फसल होता है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन एवं तिलहन तिलहन आपका शामिल है। अन्य जो फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन ये भी क्या है? आपका शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। जो गहन निर्वाह कृषि है ना, गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में क्या है? आपका प्रचलित है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या है? कहता है आपका 4 नंबर पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सत्य कथन को आपको चुन लेना है, ठीक है ना। पहला कथन क्या है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि में आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। ये वाला जो कथन है सत्य गलत है। ये वाला क्या है? आपका गलत है कथन। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है।
ये बात क्या है आपका सत्य है ना। तो आपका 2 नंबर कथन क्या है आपका सत्य है, बाद बाकी एक क्या है गलत है, केवल 2 आपका सत्य है, केवल 2 कथन सत्य है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चालबासी पशुचारण शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि में आपका स्थानांतरित कृषि, आदिम निर्वाह कृषि में आपका स्थानांतरित कृषि, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहां पर वनस्पति की तीव्र पुनर्जनन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि आपका उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। साथ ही अमेजन के सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसी प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है ना, किस प्रकार की कृषि, आदिम निर्वाह कृषि की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। साथ ही अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसी प्रकार की कृषि की जाती है। अगला है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू है ना, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं। और कृषक कहाँ चले जाते हैं, नए भूखंड पर चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को किसके रूप में जाना जाता है, कर्तन एवं दहन के रूप में भी जाना जाता है, कर्तन एवं दहन के रूप में। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला देख लीजिए पॉइंट क्या है, झूमिंग कृषि आपका उत्तर पूर्वी भारत में होता है। झूमिंग कृषि कहाँ पर होता है, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में आपका झूमिंग कृषि होता है। मिल्पा में जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम क्या है, मिल्पा। मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है ना, उसका क्या नाम है आपका, मिल्पा है ना। उत्तर पूर्वी भाग में झूमिंग है ना, स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है, झूमिंग। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहा जाता है। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम क्या है आपका, झूमिंग। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि का नाम है झूमिंग। मैक्सिको में मिल्पा, मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसका नाम क्या है, मिल्पा। ब्राजील में रोक्का है ना, ब्राजील में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसका नाम क्या है, रोक्का है ना। मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसका नाम है लदांग। मलेशिया से याद रखिए लदांग, ब्राजील से रोक्का, मैक्सिको मिल्पा, उत्तर पूर्वी भारत में आपका झूमिंग। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि होता है। ठीक है ना, स्थानांतरित जो झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि का नाम है झूमिंग कृषि। मिल्पा मैक्सिको, रोक्का ब्राजील है ना, लदांग मलेशिया है ना। मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसका नाम क्या है आपका, लदांग। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्य कृषि के संबंध में सत्य है। वाणिज्यिक कृषि के संबंध में क्या है, कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य वाला को चुनिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। अच्छी बात। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा की जाती है, ये बात भी सत्य है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्यिक अनाज कृषि शामिल है, ये बात भी सत्य है। वाणिज्यिक कृषि में आपका रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि में आपका रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्यिक अनाज कृषि भी क्या है आपका शामिल है। तो आपका जो
कथन है ना, सभी कथन क्या सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। उपयुक्त तीनों कथन क्या आपका सत्य है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। बाजार में किसके हेतु किया जाता है? बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें आपका विस्तृत कृषित क्षेत्र और अधिक पूंजी की उपयोग होती है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है ना। मिश्रित कृषि और कौन सा कृषि शामिल है? और रोपण कृषि आपका शामिल है ना। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? किसी 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। ये जो ऑप्शन दिया गया है, किसमें आपका जो फसल है में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है? गेहूं गेहूं हो गया, मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान, उत्तर जो है ना आपका उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है ना। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है ना। तो आपका इस जो कथन बोला गया है, इस किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कथन कहा गया? तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, वाणिज्यिक अनाज कृषि के अकॉर्डिंग ये आपका जो क्वेश्चन है किसके अकॉर्डिंग सही है? ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग क्या है आपका सही है? ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग क्या है आपका सत्य है? ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, और इसमें आपको असत्य कथन को चुन लेना है। रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुन लीजिए, है ना। गलत कथन को आपको चुन लेना है। इसमें वृहद पैमाने पर रोपण कृषि में आपको वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। एकदम सत्य बात है, एकदम बढ़िया बात। इस कृषि के इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। ये बात तो आपका गलत है। ये क्या है आपका? गलत है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो 1 नंबर और 3 नंबर कथन सही है। 2 नंबर कथन क्या है आपका? गलत है। केवल 2 नंबर कथन क्या है आपका? गलत है। केवल 2 क्या है? असत्य है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि क्या है आपका? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहां आपका चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। रोपण कृषि का जो मुख्य क्षेत्र है विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। इस कृषि के उत्पादन का प्रसंस्करण
खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस कृषि का जो उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। परिवहन जाल के विकास की क्या होती है? आपका अनिवार्यता होती है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो मिश्रित कृषि में ऐसा किया जाता है। किसमें? मिश्रित कृषि में ऐसा किया जाता है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में आपका प्रचलित है। ठीक है ना? ये सब कहाँ पर प्रचलित है बताइए? तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये क्या आपका प्रचलित है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धान की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका जो सत्य है, सत्य कथन को क्या कर लेना है? आपको चुन लेना है। असत्य कथन को चुनना है। धान की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। कौन सा कथन को? असत्य कथन को चुनना है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। धान, ठीक, अच्छी बात है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है धान, ये बात सत्य है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए उच्च तापमान की भी जरूरत होती है, वर्षा और अधिक आर्द्रता, है ना। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है, ये बात भी क्या है? आपका सत्य है। कल्याण सोनालिका, राज 3073, अर्जुन आदि चावल की प्रमुख किस्में हैं। ये बात जो है ना आपका गलत है ना। ये गेहूं का किस्म है, ये गलत है। ओस बोले तो शरदकालीन, अमन बोले तो शीतकालीन। ओस बोले तो शरदकालीन, अमन बोले तो शीतकालीन, व बोडो ग्रीष्मकालीन। पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसल कौन है? जो शरद ऋतु में, शरदकालीन में लगाया जाता है, वो आपका चावल की 3 फसलें हैं। ओस, उसके बाद अमन, बोडो। ओस, अमन, बोडो, शरदकालीन, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन समय में ये आपका 3 प्रकार का चावल उगाया जाता है। ओस, अमन, बोडो, ओस, अमन, बोडो, ओस, अमन, बोडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर अगला देख लीजिए, इसका पॉइंट क्या है? कल्याण सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, न कि धान की। उसका जमुना, जया, पद्मा, कांची कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना आदि चावल की प्रमुख किस्में। चावल की प्रमुख किस्में कौन है? जमुना हो गया, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना आदि चावल की प्रमुख क्या है? आपका कृषि है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपका दोमट मिट्टी। गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? दोमट मिट्टी। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा आपका? दोमट मिट्टी है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। गेहूं के वर्धन काल बढ़ते समय में मध्यम तापमान एवं वर्षा एवं शस्य कर्तन बोले तो फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में गेहूं कब उगाया जाता है? शीत ऋतु में उगाया जाता है। प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि भारत कितना स्थान पर है? भारत सेकेंड नंबर पे है। ठीक है ना, जनसंख्या में फर्स्ट है। अगला, कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य वाला को चुन लेना है। कॉफी कृषि के संदर्भ में इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कॉफी कृषि के लिए आपको कैसी जलवायु की आवश्यकता होगी? गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होगी। इसकी कृषि के लिए कॉफी की कृषि के लिए आपका सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होता है ना। कॉफी के लिए आपका इसकी कृषि के लिए आपका सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे क्या होती है? आपका उपयुक्त होती है। ठीक है। उसके बाद इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये वाला जो कथन है गलत है। ठीक है ना, इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ये कथन गलत है। बाद बाकी 1, 2 नंबर कथन क्या है आपका? सत्य है। 1, 2 सत्य है, 3 वाला गलत है। कथन 1 और 2 सत्य है। कॉफी की कृषि के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। जो कॉफी की कृषि के लिए आपका पर्वतीय ढाल क्या होता है? अधिक उपयुक्त होता है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उगाया जाता है? आपका ब्राजील में। 13 नंबर क्वेश्चन, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय किसका है? आपका पटसन से। सुनहरा रेशा से अभिप्राय किसका है? आपका पटसन से। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। पटसन को किस में जाना जाता है? पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है। भारत और बांग्लादेश क्या है? पटसन के अग्रणी क्या है? आपका उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सत्य है, इसमें आपको असत्य वाला को चुनना है। किसको चुनना है आपको? असत्य वाला कथन को क्या करना है आपको? असत्य वाला को चुनना है। ठीक है ना। देख लीजिए, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। पहले बात गलत बोल दिया। ठीक है ना। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ये बात गलत है। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। जो चाय की खेती के लिए इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ये बात आपका सत्य है। ये बात क्या है? आपका सत्य है।
चाय की कृषि के लिए लेटराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ये बात भी गलत बोल दिया। चाय की कृषि के लिए लेटराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ये बात भी आपका गलत है। तो आपका कथन 1 और 3 क्या है? आपका असत्य है। चाय बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली क्या है? आपका पेय फसल है जिसको पिया जाता है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु की जरूरत होती है और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा और किसकी? दोमट मृदा, लेटेराइट नहीं होता है इसमें, दोमट मृदा का प्रयोग होता है इसमें, उपयोग होता है। उचित किसके लिए? चाय की फसल के लिए उपयुक्त है आपका दोमट मृदा, ना कि आपका लेटेराइट मृदा। दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से 4 नंबर चैप्टर खत्म हो गया। अगला है आपका 5 नंबर चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 उद्योग। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? उद्योग के बारे में। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है? बोलिए। निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है? प्राथमिक उद्योग किसको कहा जाता है ना? तो कृषि से संबंधित जो उद्योग होता है ना, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वनस्पति आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग होता है आपका खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योग क्या होता है आपका? खनिज आधारित उद्योग होता है। ठीक है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जिसमें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इस उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करता है ना? इन उद्योगों का जो उत्पाद है अन्य उद्योग क्या करता है? पोषण करता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करता है? कौन सा कारक है जो उद्योग की अवस्थिति को क्या करता है? निर्धारित करता है। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवहन, ये भी जरूरी है। बाजार, ये भी जरूरी है ना? मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो गया तो बिकेगा कहाँ? बाजार में। उसका भूमि, ये भी क्या है? जरूरी है। सब कुछ क्या है? जरूरी है। तो सभी कथन क्या है आपका? सत्य है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी सही हो जाएगा। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, है ना? कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार प्रमुख है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होता है जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी-कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भोपाल उद्योग। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? बोलिए। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो ये आपका दिसंबर 1984 ईस्वी में घटित हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था। कब? ऑप्शन ए सही होगा, दिसंबर 1984 सही हो जाएगा। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होता है। सही से अच्छा से रख रखाव नहीं हो जाएगा, सही से मेंटेनेंस नहीं होगा, इसके कारण होता है घटना। तो बेतरतीब उपयोग के कारण, है ना, के कारण घटित होता है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग, मतलब 12:30 बजे रात में, लगभग रात्रि के 12:30 बजे घटित हुआ था। अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा
प्रतिक्रियाशील हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनाइड, अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनेट, अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का क्या हुआ था, उसमें रिसाव हुआ था। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सत्य कथन को क्या कर लेना है, आपको चुन लेना है। संयुक्त क्षेत्रों के आधार पर संयुक्त क्षेत्रों के औद्योगिक संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ये बात क्या है, आपका सत्य है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। ये बात क्या है, गलत है ना। पहला जो कथन है आपका सत्य है। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ये कथन आपका सत्य है। 2 नंबर कथन क्या है, आपका गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। कथन 1 सत्य है, 2 क्या आपका असत्य है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। उदाहरण में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये आपका सहकारी है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। उदाहरण में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना, सहकारी वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। किन उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है, बोलिए। किन उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को, ये बात तो सत्य है। शिक्षा से संबंधित उद्योग को, इसको भी सनराइज उद्योग कहा जाता है। चिकित्सा उद्योग को, इसको भी सनराइज उद्योग कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, ये गलत है। ठीक है ना। और ऑटोमोबाइल उद्योग सनराइज उद्योग में आ जाएगा। आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आ जाएगा, शिक्षा से संबंधित उद्योग आ जाएगा, चिकित्सा उद्योग आ जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग ये नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो 1 2 3 कथन क्या है, सत्य है। 1 2 3 कथन क्या है, आपका सत्य है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। उभरता हुआ उद्योग को किसके नाम से जाना जाता है, बोलिए। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग क्या है, आपका शामिल है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, बोलिए। लौह अयस्क का प्रयोग होता है, कोयला का उपयोग होता है और चूना का भी उपयोग होता है। ठीक है ना। बॉक्साइट का नहीं होता है, बॉक्साइट तो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। तो लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट, इसका उपयोग होता है आपका लौह इस्पात उद्योग में। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। लौह इस्पात उद्योग में लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह एक पोषक उद्योग है। यह एक क्या है, पोषक उद्योग है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में क्या होता है, आपका प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित इस्पात उत्पादक केंद्र कौन कौन है। झारखंड में आपका कौन सा इस्पात केंद्र है, झारखंड में जमशेदपुर बोकारो
में इस्पात उत्पादक केंद्र है कहाँ पे? झारखंड में जमशेदपुर बोकारो में है ना, जमशेदपुर टाटा स्टील सिटी है ना, तो जमशेदपुर बोकारो में है। पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर, आसनसोल और बर्नपुर है ना। आपका जो इस्पात उत्पादक उद्योग कहाँ बंगाल में कहाँ पर है आपका? दुर्गापुर में है, आसनसोल में है, बर्नपुर, दुर्गापुर, आसनसोल, बर्नपुर, दुर्गापुर, आसनसोल और बर्नपुर में है। छत्तीसगढ़ में भिलाई हो गया, भिलाई में इस्पात उद्योग है। ओडिशा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई और ओडिशा में राउरकेला में इस्पात उद्योग है। कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर, कर्नाटक में भद्रावती विजयनगर में इस्पात उद्योग है। कर्नाटक के भद्रावती विजयनगर, कर्नाटक के भद्रावती और विजयनगर में इस्पात उद्योग है ना। कर्नाटक के भद्रावती विजयनगर में इस्पात उद्योग है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इस्पात उद्योग है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में क्या है? इस्पात उद्योग है, ठीक है। तमिलनाडु के सलेम में इस्पात उद्योग है, तमिलनाडु के सलेम में भी क्या है आपका? इस्पात उद्योग है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई इसका स्थापना? बोलिए। झारखंड में की गई थी। कहाँ की गई? झारखंड में 1907 में इसका स्थापना हुआ था, टिस्को का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का, ठीक है, झारखंड में हुआ था। वर्ष 1907 में जे एन टाटा ने टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर, और उस समय जमशेदपुर को साकची कहा जाता था। उस समय जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता? साकची के नाम से जाना जाता था। साकची में की थी। यह कारखाना स्वर्ण रेखा के खदकई नदियों के संगम पर स्थापित किया गया। यह जो कारखाना है स्वर्ण रेखा, वह खदकई नदियों के संगम पर क्या किया गया? स्थापित किया गया। टिस्को को लौह एस की प्राप्ति, जो टिस्को कंपनी है ना, टिस्को जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को जो लोहा कहाँ से प्राप्त होता है आपका? गुरु महिसानी से, बादाम पहाड़ से, है ना, बादाम पहाड़ ओडिशा, बादाम पहाड़ कहाँ पर आपका? ओडिशा में। नोवा मुंडी सीभूम से तथा कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिमी बोकारो से होता है। कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है? झरिया व पश्चिमी बोकारो से होता है। और लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? इसको गुरु महिसानी से होता है, बादाम पहाड़ ओडिशा से होता है और नोवा मुंडी सीभूम से होता है। सीभूम तो आपका झारखंड में ही है। तथा कोयला की प्राप्ति के साथ साथ ये तो आपको लोहा की प्राप्ति हो गया, अयस्क की प्राप्ति हो गया, ठीक है। और कोयला की प्राप्ति होता है झरिया बोकारो, पश्चिम बोकारो से होता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा की बात करते हैं तो प्राकृतिक रेशा कौन है? ऊन भी प्राकृतिक रेशा है, सिल्क भी प्राकृतिक रेशा है, लीनन ये प्राकृतिक रेशा है क्या? है ना, ये प्राकृतिक रेशा, हाँ, लीनन भी क्या है आपका? प्राकृतिक रेशा है। और रेयन ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, रेयन ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, ठीक है ना। 1, 2, 3 आपका सत्य हो जाएगा। रेशे वस्त्र उद्योग में लिए कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। प्राकृतिक रेशे में आ जाएगा ऊन हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, कपास हो जाएगा, लिनन, है ना। ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होता है। लिनन और किसे प्राप्त होता है? जूट से प्राप्त होता है। मानव निर्मित में आ जाएगा नायलॉन आ जाएगा, पॉलिस्टर आ जाएगा, एक्रिलिक आ जाएगा, रेयन। मानव निर्मित कृत्रिम जो रेशा है नायलॉन हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, एक्रिलिक हो जाएगा और रेयन। ये सब क्या है आपका? मानव निर्मित रेशा है। और ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट ये सब क्या है आपका? प्राकृतिक रेशा है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? बोलिए। तो कोलकाता में स्थापित किया गया था, है कि नहीं? तो वस्त्र उद्योग कोलकाता में आपका स्थापित किया गया था 1818 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया, लेकिन पहला तो इसी को मानेंगे। उसके बाद 1854 में मुंबई में स्थापित हुआ था।
तो जो वो चलता रहा 1854 वाला, लेकिन कोलकाता में जो स्थापित हुआ था आपका 1818 में, वो बंद हो गया था। तो पहला याद रखिए कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपका? कोलकाता में हुआ था। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग 1818, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता, है ना। अब कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या हो गया आपका? बंद हो गया। अगला पॉइंट क्या है? देश का पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल, देश की प्रथम सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उसके बाद उपोष्ण आर्द्र जलवायु, इसके लिए आपका जो जलवायु कैसे चाहिए आपका? उपोष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए। उपोष्ण आर्द्र उपोष्ण होगा। उपोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, है ना, मशीन आयात के लिए पत्तन और कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बोलिए, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। निम्न में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को प्रायः भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन वाले क्षेत्र में के केंद्र में स्थित है। अहमदाबाद जो है ना, कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यहाँ की आर्द्र जलवायु, है ना, यहाँ की आर्द्र जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है। ठीक है ना, यहाँ की जो आर्द्र जलवायु है ना, कटाई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 12 नंबर क्या है आपका? निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जापान के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं? तो ओसाका। निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ओसाका। क्या आ जाएगा आपका? ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। और कोष्ण आर्द्र जलवायु कटाई व बुनाई, कोष्ण आर्द्र जलवायु कटाई व बुनाई। ठीक है। कोष्ण आर्द्र जलवायु की बात करते हैं तो कटाई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। वहाँ पे जो जापान में है योडो नदी, जो मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने, पत्तन की जो अवस्थिति है ना, कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है, ओसाका का आपका वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर करता है। कपास
कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। और ओसाका जापान में जो कपास है कहाँ से उसको आयात किया जाता है? मिस्र से आयात किया जाता है, भारत से आयात किया जाता है, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य वाला को आपको चुन लेना है। ठीक है, तो पहला है बेंगलुरु। बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है। बेंगलुरु किस कहाँ पर अवस्थित है? दक्कन के पठार पर अवस्थित है। यहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। जहाँ से इसका नाम क्या पड़ा? सिलिकॉन पठार पड़ा। बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है। बेंगलुरु कहाँ पर अवस्थित है? बेंगलुरु दक्कन के पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। ये बात तो सही है। उसका देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक के राज्य सरकार ने किया था, है ना? ये बात भी सही है। देश के सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक के राज्य सरकार ने की थी। ये भी बात क्या है? आपका सत्य है। 1, 2 दोनों कथन क्या है? आपका सत्य है। बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है। बंगलुरु कहाँ पर अवस्थित है? दक्कन के पठार पर अवस्थित है। यहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। जहाँ से इसका नाम क्या पड़ा? सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। जो बेंगलुरु है ना, वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है। सिलिकॉन घाटी क्या है आपका? सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। इस क्षेत्र की जलवायु क्या है आपका? शीतोष्ण है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति का घोषणा 1992 में। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घटना 1992 में। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति का घोषणा 1992 में कर्नाटक के राज्य सरकार ने की थी। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1992 में कर्नाटक के राज्य सरकार ने थी। किसने किया था? कर्नाटक के राज्य सरकार ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला चैप्टर है आपका मानव संसाधन। अगला चैप्टर क्या है आपका? मानव संसाधन। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कौन कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? इसमें कौन सा कारक है जो जनसंख्या को आपको प्रभावित करता है? स्थलाकृति भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, खनिज भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, मृदा भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, ठीक है ना? और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करता है कि नहीं? तो इसमें से कौन सा कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो स्थलाकृति, खनिज, मृदा, प्राकृतिक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक, ये सब क्या करता है? प्रभावित करता है। तो जो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे कथन आपका सत्य है। सभी कथन क्या है? सत्य है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है आपका भौगोलिक कारक, है ना? भौगोलिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत शामिल किया जाता है आपका भौगोलिक कारक के अंतर्गत शामिल किया जाता है स्थलाकृति, है ना? स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी मार्ग में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए आपका उपयुक्त होता है। उसके बाद जलवायु की बात करते हैं। जलवायु भी तो अच्छा होना चाहिए। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हो उनमें रहने से क्या करते हैं? बचते हैं। तो जो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म है वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, और अत्यधिक ठंडा है वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पर मॉडरेट है वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो जलवायु भी आपका महत्वपूर्ण योगदान निभाता है कि इस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने। अगला है मृदा, मिट्टी। मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए तभी तो लोग वहाँ से उपजा के खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी
गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चीन में आपका वांग हो और वांग हो उसका चांग जियांग। चीन में आपका वांग हो, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र में। जो गंगा का देख लीजिए, गंगा के जो आसपास वाला क्षेत्र है, जहां जहां से गंगा बहती है, आसपास वाला क्षेत्र जितना भी है, तो आपका वहां पर घनी आबादी है। जैसे पटना ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आबादी क्या है, जैसे आपका बिहार में भागलपुर ले लीजिए, तो वहां पर आबादी, घनी आबादी पाई जाती है। ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र चीन में वांग हो, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र है। अगला है आपका जल। जल की भी उपलब्धता होनी चाहिए। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अलवणीय जल बोले तो जिसमें नमक नमक की मात्रा कम हो, ठीक है ना। अलवणीय जल, एकदम प्योर जल मिले, वहां पर भी लोग रहते हैं। अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो, है ना, शुद्ध जल आसानी से उपलब्ध हो। जैसे समुद्र कात में जो लोग रहता है तो वहां पर तो लवणीय जल मिलता है कि नहीं। विश्व में नदी घाटियां घने बसे हैं, विश्व में नदी घाटियां घने बसे हैं, जबकि मरुस्थल वितरण जनसंख्या वाले हैं। ठीक है ना। तो मरुस्थल वाले क्षेत्र में तो जनसंख्या तो, है ना, तो यहाँ पर घना जो बसा हुआ है घाटी। विश्व के नदी घाटियां घने बसे हैं, नदी घाटियों में क्या घने बसे हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। विरल बोले तो वहां पर बहुत ही कम है जनसंख्या मरुस्थल वाले क्षेत्र में। अगला है खनिज। खनिज भी उपलब्ध होना चाहिए। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आर्थिक कारक की बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र है जो क्या करता है, आपका रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। आर्थिक कारक की बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र क्या करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र है। ठीक है। अगला है आपका सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक की जो बात करते हैं तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करता है बहुत ज्यादा। जैसे आपका वाराणसी हो गया, यरूशलेम और वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण है ना। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके उदाहरण है। सामाजिक कारक भी होता है। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। जैसे में आपका पूना हो गया, उदाहरण के लिए पूना, वहाँ पर शिक्षा के और आवास के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही अच्छा है। तो ये आपका सामाजिक कारक भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय क्या है, बोलिए। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। ठीक है ना। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर, है ना। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय क्या है आपका, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर हो जाएगा। आंसर सही ये जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। एक देश एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है ना। एक देश में आपका जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है आपका प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य वाला को चुन लेना है। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, बिल्कुल गलत बात।
जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, बिल्कुल गलत। वे लोग जो बाहरी देशों से किसी नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाता है, ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है, ठीक है ना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रवास का कारण जनसंख्या के प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास के कारण क्या होता है? जनसंख्या आकार में परिवर्तन होता है ना। लोग एक देश से अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उत्प्रवासी, है ना। उत्प्रवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होता है जो देश को क्या करता है? छोड़ता है ना। उत्प्रवासी क्या होता है? वे लोग होते हैं जो देश को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और आपका अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, है ना। देश में आते हैं उसको अप्रवासी कहते हैं। देश में आता है ना, देश में आता है उसको अप्रवासी कहते हैं। यहाँ उल्टा पुल्टा दे दिया, ठीक है। जो उत्प्रवासी किसको बोलते हैं? वे लोग जो वे उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, है ना। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अप्रवासी देश में आते हैं और उत्प्रवासी देश को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। दोनों गलत था। अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। किसी एक देश की जनसंख्या, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है, सत्य वाला को आपको चुन लेना है, ठीक है ना। तो यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है, ठीक है ना। जनसंख्या पिरामिड क्या है? किसी देश की जनसंख्या संगठन संगठन की का अध्ययन करने की एक विधि है। ये बात क्या है? आपका सत्य है ना। ये बात क्या है? आपका सत्य है। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम को ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक निचले भाग में दिखाई जाती है। ये बात भी गलत है। यह यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सरकरा हो जाता है, एकदम नुकीला टाइप हो जाता है, सरकरा हो जाता है। केवल आपका एक सत्य है, दोनों ये 2-3 क्या आपका गलत है। केवल एक सत्य है, केवल कथन क्या आपका एक सत्य है। किसी एक देश का जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट क्षेत्र में, उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की जनसंख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई जाते हैं। जो बच्चों की जनसंख्या आता है ना 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाया जाता है। यह जन्म के स्तर को दर्शाती है और ऊपर का आकार वृद्धि, है ना, 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। ऊपर वाला मृतकों की संख्या को दर्शाता है और नीचे वाला आपका 15 वर्ष से नीचे वाले 15 वर्ष से नीचे वाले बच्चों की जनसंख्या को दर्शाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा होगा, है ना। आधार पर क्या हो जाएगा? चौड़ा होगा और ऊपर तीव्रता से सरकरा हो जाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर क्या आ जाएगा? तीव्रता से सरकरा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्लास 6 का हम लोग कितना चैप्टर कर लिए? पूरे 6 चैप्टर कर लिए, ठीक है। और ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी और आपके उपयोगिता का जरूर होगा तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर।